यस, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों के इस नई रिवीजन लेक्चर की वीडियो में। आज की जो रिवीजन लेक्चर का टॉपिक है वो है रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर एंड बाईबैक। छोटे छोटे टॉपिक है, कोशिश करेंगे फटाफट से कंप्लीट हो जाए और साथ ही में इनके क्वेश्चन भी देखेंगे। अकाउंटेंसी का रिवीजन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी वीडियो डल गई है, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, उसकी भी मैराथन डल चुका है, और जितने भी चैप्टर डल गया आपको बार बार देखना है। देखो, पहला पेपर है, अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं करते हो पहले पेपर में, अच्छे से नहीं जाता है तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस में। ध्यान से पढ़ो, एक एक पॉइंट को रिवाइज करो, एक भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रह जाएगी। एक भी कंसेप्चुअल जो एक होता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी कॉन्सेप्ट में, वो नहीं बचेगा। सब चीज क्लियर करूंगा मैं, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और पढ़ाई आपको करना है, मेमोराइज आपको करना है, क्वेश्चन साथ में आपको याद रखना है, देखना है, तभी जाके बढ़िया मार्क्स आएगा। ठीक है, चलो पहला टॉपिक यहाँ से लेते हैं, रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो, जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना कंपनी में, कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना कंपनी में, तो ध्यान रख, सॉरी एक सेकेंड है, जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना कंपनी में, तो तीन चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, डिसीजन हो, कोई भी इवेंट हो, कंपनी एक्ट उसके बारे में क्या कहे, है ना, आपके एप्लीकेबल है कंपनी 2013, तो उसमें क्या प्रोविजन लिखा हुआ है। दूसरा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एंड थर्ड, उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसा होता है। देखो, ये तीन अलग अलग सब्जेक्ट है। अकाउंट हमें अकाउंटिंग सिखाता है, कंपनी एक्ट हमें प्रोविजन सिखाता है कि किस किस प्रोविजन को ध्यान रख के वो चीज होनी चाहिए, और फाइनेंस हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिखाता है, वो चीज होने से हमारे कंपनी पे, हमारे वेल्थ पे, हाँ, क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो, कंपनी एक्ट एंड अकाउंटिंग कैसे करना है, और साथ ही में कंपनी एक्ट में प्रोविजन कैसा है, ये आपको आईपीसी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और बहुत सारी ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है कि एक कंपनी लेवल पे कैसा फर्क पड़ेगा उसकी शेयर प्राइस पे, ये डिसीजन अच्छी है या बुरी है, ये आपको सीए फाइनल में सिखाया जाएगा। और ये जो दो टॉपिक है ना, जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है किसी टॉपिक के, और जो अकाउंटिंग उसकी है, वो सीए इंटर में आप ज्यादातर सीखते हो। वर्किंग लेवल नॉलेज है सीए इंटर, और सीए फाइनल क्या है, डिसीजन मेकिंग लेवल नॉलेज, कि वहां पे आप डिसीजन मेकिंग सीखते हो। ठीक, अगर हम रिडीम्पशन प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो देखो, कंपनी एक्ट का जो सेक्शन है 55, वो इश्यू, प्रेफरेंस शेयर का और रिडीम्पशन की बात करता है, प्रोविजन की, है ना। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 55। इश्यू की जर्नल एंट्री आपको नहीं पढ़ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़नी कि इसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, रिडीम्पशन की अकाउंटिंग, यानी कि रिडीम्पशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक, कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन जब लेता है, ये सारे अभी बेसिक चला रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोग आए नहीं है टॉपिक पे। कोई भी कंपनी जब अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेता है, मान लो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो पैसे कहीं से तो चाहिए। शॉर्ट टर्म सोर्स से भी ले आ सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स से भी ले आ सकता है। शॉर्ट टर्म सोर्स से जो पैसा ले आता है वो यूजुअली वर्किंग कैपिटल के लिए लेके आता है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसे आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग से। और लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लेके आता है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म एसेट में एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी इन्वेस्ट करती है। किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो तो शॉर्ट टर्म सोर्स से थोड़ी ना लेके आएंगे, नहीं तो 3 महीने बाद वापस करना पड़ेगा, तो कहाँ से पैसे लेके आएंगे वापस करने के लिए, प्रोजेक्ट में तो लंबे समय के लिए पैसा लगेगा, है ना। और लॉन्ग टर्म सोर्स की फाइनेंसिंग में ही जो फेमस मेथड है वो तो है, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल, है ना, जो रियल ऑनर है कंपनी के दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल, एंड थर्ड डेट। अब डेट बैंक लोन भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेके आते हैं, है ना, अब आते हैं टॉपिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, है ना। तो एक बात हमें ध्यान रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिडीम्पशन। इश्यू करके पैसा लाए वो तो ठीक है, अब रिडीम्ड कर रहे हैं तो क्या प्रोविजन है। तो देखो, एक तो सबसे पहले आपको टेन्योर पता होनी चाहिए
कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर ना मैक्सिमम 20 ईयर्स के टेन्योर के लिए इश्यू किया जा सकता है। ठीक, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं है। हाउएवर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करता है कंपनी तो 30 ईयर्स के लिए इश्यू कर सकता है। और रिडिम्शन के टाइम में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रिडिम्शन के टाइम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा खुद से। किसी से पैसा हमने लिया था, अब उसका पैसा रिडीम कर रहे हैं। एक तो ड्यू की एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल करेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का देखेंगे कि कितना उसका पैसा बनता है, वही है ना। दूसरा, उसको पे करेंगे तो पेड का एंट्री पास करेंगे, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देंगे तो एंट्री पास करनी पड़ेगी उसकी। थर्ड, अगर प्रीमियम में हम रिडीम्ड कर रहे हैं तो प्रीमियम और रिडिम्शन हमारे लिए लॉस है और उसको हम राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ प्रीमियम और रिडिम्शन। करेक्ट। चौथा, हो सकता है जो आप रिडीम्ड कर रहे हो तो आपके पास पैसे चाहिए। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती तो कंपनी क्या करती है, सेल करती है अपने फिक्स एसेट को या फिर किसी इन्वेस्टमेंट को, तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन बोला तो, कि फिक्स एसेट बिक रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट बिक रहा है। सिंपल सी बात है, जो बिक रहा है फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पैसे आएंगे बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, गेन और लॉस जो भी होगा वो पीएल में जाएगा, है ना। और लास्ट जो एक प्रोविजन है दैट इज रीपेमेंट ऑफ फेस वैल्यू भी लिख सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया होगा क्रिएशन ऑफ सीआरआर लिख लो, कि सीआरआर बनानी है कि नहीं है, इस चीज की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, 5 ही एंट्री पास करना पड़ेगा। जरा बारी बारी देखते हैं। नंबर 1, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम्ड कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल करेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना क्लेम बनता है इसकी एंट्री पास करेंगे। ये रहा, मैंने लिखा है 1 नंबर में, तो क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। अगर प्रीमियम में रिडीम्ड हो रहा है तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल डेबिट, है ना। 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आप समझ जाना, ठीक है। अगर डिस्काउंट में रिडीम्ड हो रहा है तो यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन रिडीम्शन, वैसे डिस्काउंट में रिडीम्ड होता नहीं है ना, तो प्रीमियम में ही रिडीम्ड हुआ वाला क्वेश्चन देगा आपको। ठीक, दूसरा मैंने क्या लिखा है, इस प्रीमियम को हमें राइट ऑफ भी करनी है। अब राइट ऑफ करने का एक प्रोविजन है, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे, फ्री रिजर्व डेबिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले डेबिट करना है, अगर किया जा सकता है तो प्रोविजन अलाउ करता है तो। अभी हम छोटा सा एक प्रोविजन पढ़ने वाले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और ये फ्री रिजर्व बैलेंस, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है तो पहले उसको यूज करना है, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम एक लिमिटेड यूज करने वाला रिजर्व है, सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो पहले उसको हटाना पड़ेगा ना। पर फ्री रिजर्व तो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम उसके बाद फ्री रिजर्व। ठीक, थर्ड एंट्री पास करोगे, पेमेंट कर दोगे। ये रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कितना पेमेंट करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट और उसका पेमेंट कर दो बैंक। चौथा देखो, चौथे में हमने पढ़ा था ना कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट सेल करने का या फिक्स एसेट सेल करने का एंट्री पास करवाए, तो जब भी बेचोगे कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा बताओ, ये लॉस में भी सेल हो सकता है, गेन में भी। लॉस है तो पीएल ऊपर डेबिट होगा, अच्छा गेन है तो नीचे आएगा बैलेंस, तो पीएल यहाँ पे क्रेडिट होगा। ये किस लिए, अगर गेन आया तो, ये किस लिए अगर लॉस में बिका तो। पांचवा एंट्री, जितना भी फेस वैल्यू है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम्ड हो रहा है, मान लो 5 लाख का फेस वैल्यू का, ध्यान रखना रिडीम्शन वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। वो 2 सोर्स से आप रिडीम कर सकते हैं। पहला, फ्रेश इश्यू, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हो सकता है। एंड सेकेंड, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व।
अगर देखो फ्रेश इश्यू करके लेके आते हो, मान लो कि 5 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू का रिडीम्ड हुआ और 2 लाख फेस वैल्यू का हमने शेयर इश्यू करके लेके आए हैं, तो बचा हुआ 3 लाख का आपको क्या करना है, सीआरआर क्रिएट करना है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। सीआरआर बनाना है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। क्या एंट्री पास करोगे, फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, ठीक है। 3 लाख 3 लाख। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला मान लो 5 लाख का है, 1 लाख फ्रेश इश्यू से आया है, तो 4 लाख का सीआरआर बनानी पड़ेगी, है ना। सीआरआर क्यों बनाते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट। सीआरआर क्यों बनाते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ क्रेडिटर्स। जिनको हमें पैसे देने हैं ना, उनका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरआर हमें बनानी पड़ती है, ठीक। एक और बात बताओ, हाँ, सीआरआर कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सीआरआर यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है फ्री रिजर्व, यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है फ्री रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट ऑफ करने के लिए। फ्री रिजर्व में क्या आता है, फ्री रिजर्व में आएगा एक तो जनरल रिजर्व में कुछ बैलेंस है, वो भी फ्री रिजर्व। पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, पीएल अकाउंट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी फ्री रिजर्व। थर्ड, अगर कोई कैपिटल रिजर्व है ना, रियलाइज्ड इन कैश, तो ये भी फ्री रिजर्व के तौर पे आप यूज कर सकते हैं रिडीम्शन के लिए। कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश का मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट बिका और उसकी प्रॉफिट आ गई, तो इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट आई, फिक्स एसेट बेच के जो प्रॉफिट आई, वो पीएल में जाता तो है, पर वो कैपिटल रिजर्व होता है कि नहीं, क्योंकि कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। याद होगा आपको, सीपीटी में या फाउंडेशन में आपने ये बात पढ़ी होगी, ठीक। तो कैश में रियलाइज है ना जो कैपिटल रिजर्व, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक, याद रखना। चलो बस इतना ही है एंट्री, देखते हैं क्वेश्चन। एक छोटा और प्रोविजन लिख लो, 2 प्रोविजन नोट। पहला, सिर्फ फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं, यानी कि अगर पार्टली पेड प्रीफरेंस शेयर है तो बिफोर रिडीम्शन आपको कॉल मंगा के फुल्ली पेड बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई कॉल्स एरियर है तो हमने तो मंगाया पर कुछ शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं, तो उनको रिडीम्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोविजन कर रहा है। तो रिडीम्ड नहीं कर सकते तो कंपनी चाहे तो उनको फॉरफिट कर सकती है उस शेयर को, है ना। कंपनी रिडीम्ड नहीं कर सकती पार्टली पेड प्रीफरेंस शेयर को, कॉल मंगा के फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोविजन कहता है कंपनी एक्ट का कि सिर्फ फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। तो अगर कॉल इन एरियर किसी ने कर दिया, पैसे दिया ही नहीं ठीक, तो हम क्या करेंगे, वैसे शेयर का फॉरफिट करेंगे। दूसरा प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन, हाँ ये रहा, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, यहीं पे आपको पढ़ा देता हूँ। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, वो सिर्फ 5 पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक तो बोनस शेयर रिसीव करने के लिए, दूसरा प्रीमिलरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, थर्ड राइट ऑफ एक्सपेंस कमीशन या डिस्काउंट है, कुछ भी है, सिक्योरिटी इश्यू या डिबेंचर इश्यू करते हैं उसके लिए। चौथा, याद रखो, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है, ध्यान रखना है चौथे पॉइंट को। और पांचवा, बाईबैक करने के लिए। और इसी में प्रोविजन कहता है, अगर कोई कंपनी है जिसपे एएस अप्लाई होता है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रिस्क्रिप्शन है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन कंपनी पे अप्लाई होता है उनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इन 2 चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते वो। एक तो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड डिबेंचर राइट ऑफ करने के लिए। अब बताओ, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसा कंपनी दिया है जिसपे एएस अप्लाई होता है, अप्लाई से वो कंप्लाई करता है एएस से, सेक्शन 133 का, तो इसका मतलब वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकता। पर क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि सेक्शन 133 एएस का जो सेक्शन है
वो अप्लाई होता है कि नहीं कंपनी पे, तो आप क्या करोगे उस केस में। तो देखो उस केस में आपको क्या करना है, हमेशा एजम्पशन मानना है कि प्रीमियम ऑन रिडीम्शन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट अप नहीं किया जा सकता है। कंपनी कंप्लाई करती है सेक्शन 133 से, या सप्लाई होता है कंपनी पे, ठीक। तो कुछ भी ना बोले अगर क्वेश्चन में, तो आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, यहाँ देखो कुछ भी ना बोले क्वेश्चन, तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज मत करना जब तक क्वेश्चन स्पेशली बोले ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन। गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये रहा 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख का, ठीक है। कॉल्स एंड एरियर है 20,000 का, मंगाया होगा हमने फाइनल कॉल, किसी ने नहीं दिया होगा। जनरल रिजर्व है 7 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना 80,000 का। इट इज प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 फुल्ली कॉल्ड ड्यू फॉर इमीडिएट रिडीम्शन एट 5%। देखो हमने प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली कॉल्ड अप किया है और 5% रिडीम्शन के लिए ड्यू किया है। कॉल्स एंड एरियर आर ऑन द अकाउंट ऑफ 1000 शेयर्स। अच्छा देखो 100 के शेयर है तो टोटल कितने शेयर होंगे 10,000, है ना। 1000 शेयर का वैल्यू क्या होगा फेस वैल्यू, 100 से इंटू करोगे तो यानी कि 1 लाख के जो शेयर है ना वो कॉल्स एंड एरियर हुए हैं, ठीक। 4 मेंबर के वो शेयर है वो उन्होंने कॉल्स एंड एरियर किया है, तो कोई बात नहीं, 1 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको रिडीम ना करके हम फॉरफिट कर लेंगे, ठीक, कॉल्स एंड एरियर की एंट्री पास करके। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड शॉर्टफॉल मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या है, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाज ड्यूली कैरिड, पास क्या करना है जर्नल एंट्री, नायरेशन नहीं लिखना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखना बहुत बढ़िया बात होगी। 10 लाख का अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू, जिसमें से 1 लाख फेस वैल्यू का फॉरफिट करना है हमें और 9 लाख फेस वैल्यू का रिडीम्ड करना है, ठीक है। फॉरफिट का एंट्री क्या पास करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर फॉरफिट। देखो 1 लाख को कैंसिल कर रहे हो, 20,000 कॉल्स एंड एरियर में, 80,000 का वैल्यू शेयर फॉरफिट में जाएगा। दूसरा 9 लाख को हमें रिडीम करना है ना 5% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कितना होगा इसका 5% होगा 45,000। चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डालोगे 9 लाख कैंसिल करोगे, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 45,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये तो ड्यू की एंट्री है। दूसरा दूसरा बताओ फटाफट से, राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। क्या प्रीमियम ऑन रिडीम्शन सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ हो सकता है, नीचे क्वेश्चन में बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल राइट ऑफ हो सकता है। क्या पास करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 45,000 45,000, ठीक है। अगला एंट्री पे कर दो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 9,45,000 9,45,000। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बिक रही है नहीं, तो सीआरआर क्रिएट करने का प्रोविजन जरा बताना। कितने फेस वैल्यू का रिडीम्ड हुआ है 9 लाख, करेक्ट। कह रहा है अब 9 लाख फेस वैल्यू में कह रहा है जनरल रिजर्व को आप यूज कर लीजिए रिडीम्शन के लिए। जनरल रिजर्व है कितना 7 लाख, तो यानी कि सीआरआर तो हम 7 लाख का बना लेंगे जनरल रिजर्व से, तो बचा हुआ हम फ्रेश इश्यू करेंगे। बताओ 9 लाख के रिडीम्ड कर रहे हैं, सीआरआर 7 लाख का बना सकते हैं जनरल रिजर्व से, तो फ्रेश इश्यू 2 लाख का करना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या पास करोगे, फ्रेश इश्यू का एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा सीआरआर बनाओगे उसका एंट्री क्या पास करोगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर,
ठीक है, बस इतना सा था, नाइरेशन नहीं लिखना, वैसे इसको अच्छे से आप पढ़ के समझ सकते हैं। सिंपल था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ट्रिनिटी लिमिटेड गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ऑथराइज कैपिटल। देखो ऑथराइज कैपिटल वो है कि मैक्सिमम कैपिटल कितना हम रेज कर सकते हैं, पर हमारे लिए काम का क्या है, इश्यूड कैपिटल कितना है, ये हमारी एक्चुअल कैपिटल है। ठीक, प्रेफरेंस 1 लाख का है, इक्विटी भी 1 लाख का है। ये रहा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल का बैलेंस। ये कब का बैलेंस दिया है, 31/3/2001 मान लो या 2021 मान लो x1 पर, ठीक है मैं 2021 मान के चलता हूँ। और हमें ट्रांजेक्शन कब करना है, ये साल के एंड में 31/3/22 का फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस मच डेप्रिसिएशन। यानी कि देखो ये ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें एडजस्ट नहीं है, ऊपर जो बैलेंसेस दिए हैं। ठीक, तो ट्रांजेक्शन होने के बाद सब चीज पे इंपैक्ट आएगा, शेयर कैपिटल पे भी आएगा, अगर कुछ रिडीम्ड हुआ, कुछ इश्यू हुआ तो, रिजर्व पे भी आएगा, यूज होगा रिजर्व तो, है ना। उसके बाद कैश एंड बैंक पे भी आएगा, साल भर ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ कैश एंड बैंक भी चेंज हुआ होगा, कमाई हुई है तो ये जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड भी होगा, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक, लास्ट में पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिडीम्शन एंड इश्यू बोनस। चलो, एक तो प्रीफरेंस का रिडीम्शन का जर्नल, साथ ही में कह रहा है बोनस शेयर जो इश्यू हुआ है उसकी भी रिकॉर्डिंग। तो पहले प्रीफरेंस वाला हिस्सा कर लेते हैं, फिर बोनस तो सेकंड टॉपिक अपना है ही। पढ़ो ट्रांजेक्शन, पढ़ो फटाफट से। क्या कह रहा है, प्रीफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग दिस मच वाज पेड। ठीक है, प्रीफरेंस डिविडेंड पे हुआ, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है क्या, क्वेश्चन पढ़ो क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करिए टू रिकॉर्ड रिडीम्शन, सिर्फ प्रेफरेंस का रिडीम्शन और बोनस का इश्यू, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना सिर्फ रिडीम्शन और इश्यू से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले तो प्रेफरेंस रिडीम्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको पास करना है। कह रहा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अदर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आर सेम। इस साल भी एंड में और सारे जो करंट एसेट है जैसे इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, करंट लायबिलिटी है जैसे ऊपर दिया हुआ है वो सेम है, पर कैश एंड बैंक में चेंज है। अगर बैलेंस शीट दोबारा बनवाता है ना तो हमेशा हम क्या करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कैश एंड बैंक को बैलेंसिंग फिगर रखते हैं और सारी चीज चेंज करके। ठीक, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। ठीक है, उसके बाद बोनस शेयर इश्यू करना है 1:1, 1 फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ठीक है, कोई बात नहीं। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिडीम्शन, रिडीम्शन के लिए कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट और कितने में बेची तो 10% लॉस पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बेची, कोई बात नहीं। चलिए जरा हम कर लें, 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर है ना, रिडीम्शन की एंट्री क्या पास होगी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे 1 लाख से, उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडीम्शन डेबिट करोगे 10% है ना 10,000 से, टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी प्रीफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। दूसरी एंट्री में बताओ, इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को आपको राइट ऑफ करनी है, कुछ ना बोले, वैसे तो राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व दोनों से किया जा सकता है, कुछ ना बोले तो मानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, इस कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है और ये कंप्लाई करता है। ठीक है, तो उस केस में आप सिर्फ जनरल रिजर्व से आप कर दो 10,000 प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 10। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे जनरल रिजर्व भी है और पीएल भी है, अगर मैं पीएल से कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फ्री रिजर्व पढ़ाया था ना और बोला था फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, पीएल का बैलेंस या फिर कोई कैपिटल रिजर्व भी है ना, रियलाइज्ड इन कैश, जैसे इन्वेस्टमेंट बेच के आया प्रॉफिट लॉस, वो भी तो पीएल में ही जाती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे पीएल का बैलेंस यूज कर दिया 10,000 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, पे कर दो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, कितना पे करना है, 1,10,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ उसकी भी एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस पे सोल्ड हुआ है 10% कॉस्ट तो पीएल डेबिट भी होगा, टू इन्वेस्टमेंट
कितने की इन्वेस्टमेंट है? ये रही 1 लाख की। 1 लाख की चीज 10% लॉस पे सोल्व हुआ है, तो 90,000 तो हमें आए होंगे, 10,000 लॉस बुक करनी पड़ेगी और 1 लाख बुक से चला गया। 5वें नंबर पे बताओ CRR कितने को बनाना पड़ेगा? तो फेस वैल्यू कितना था? 1 लाख, करेक्ट। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है और PL का बैलेंस? देखो जनरल रिजर्व अभी 10,000 यूज हुआ है, 1,10,000 पड़ा हुआ है, एंड PL में भी पूरा 18,500 पड़ा हुआ है। यानी कि आराम से हम इसको यूज करके फ्री रिजर्व को CRR बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 1 लाख का CRR बनाना है। तो क्या फ्रेश इश्यू करने की जरूरत है? फ्रेश इश्यू करने की जरूरत है क्वेश्चन में? नहीं, फ्रेश इश्यू करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से CRR बनाओ। चलो, जनरल रिजर्व डेबिट करो टू CRR, 1 लाख, 1 लाख। ध्यान रखना CRR कहाँ पे यूज हो सकता है? बोनस शेयर इश्यू करते टाइम मैंने पढ़ाया था, बोनस शेयर इश्यू करते टाइम CRR यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो ये तो हो गया प्रीफरेंस के रिडीम्शन की एंट्री। अब आते हैं बोनस शेयर पे। देखो कंपनी कंपनी एक्ट का जो सेक्शन 63 है ना, वो बात करता है बोनस शेयर के बारे में। अब कंपनी एक्ट में पूरा प्रोविजन क्या लिखा है वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये पढ़ाना है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। एक तो कहता है फुल्ली पेड, सिर्फ बोनस किसको इश्यू कर सकते हैं? फुल्ली पेड शेयर को। यानी कोई शेयर पार्टली पेड है ना, तो पहले फुल्ली पेड कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही उसको बोनस शेयर इश्यू करेंगे। ठीक, और दूसरी बात, बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं CRR से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और फ्री रिजर्व को कैपिटलाइज करके। तो बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR एंड फ्री रिजर्व को कैपिटलाइज करके। ठीक है, ये है बोनस शेयर इश्यू करने के सोर्स। ध्यान रखना बोनस शेयर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व को कैपिटलाइज करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बदले लोगों को एडिशनल शेयर बांट दिया। आपको मैं बोलूं, आपके पास एक शेयर है 100 रुपए का, कल को कंपनी ने 2 शेयर आपको दे दिया 50-50 रुपए का ब्रेक करके, तो आपके वेल्थ में कोई चेंज आया है क्या? नहीं, पहले भी आपके पास 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, आज भी 100 रुपए का है। बोनस शेयर बस एक अकाउंटिंग एंट्री है, इट डज नॉट इम्पैक्ट वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, बस शेयर को क्या किया गया है? रिजर्व को कैपिटलाइज करके शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, एंट्री की बात करें तो बोनस ड्यू कैसे करोगे? देखो CRR सबसे पहले यूज करोगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री फ्री रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, और दूसरे में बोनस का जो शेयर है वो कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ड्यू का है, ये डिस्ट्रीब्यूट का है, पहले ड्यू किया, बाद में शेयर लोगों को दे दो। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस 2 एंट्री है, एक तो ड्यू करना, और किससे ड्यू कर सकते हैं? सिर्फ 3 से। बताओ, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व भी आता है, PL भी आता है, एंड कोई भी कैपिटल रिजर्व है जो रियलाइज इन कैश है वो PL का ही एक हिस्सा है, तो वो भी आता है। ठीक, और ये याद रखना है आपको, सिर्फ फुल्ली पेड जो शेयर है ना, उन्हीं को बोनस दिया जा सकता है। हमारे क्वेश्चन में वापस आओ आप, क्या कहता है? बोनस भी इश्यू करना है ना, कैसे? 1 फॉर एवरी इक्विटी शेयर, यानी कि 1 लाख शेयर है ना, ठीक है, 1 लाख वैल्यू का है, फेस वैल्यू दिया है क्या? हाँ, 10 रुपए का, तो 10,000 शेयर है ना, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू का, 10,000 शेयर है ना, 1 फॉर एवरी 1, हर एक शेयर होल्डर को एक बोनस देंगे, तो यानी कि 10,000 शेयर 10 के रेट से करोगे तो कितना आएगा? यानी कि 1 लाख का आपको बोनस इश्यू करना है। ठीक, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? यहीं पे पास कर देते हैं। बताओ क्या क्या यूज कर सकते हैं? CRR, जनरल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व। क्या CRR है अपने पास? अभी हमने, याद करो, अभी हमने CRR बनाया 1 लाख का, हमें बोनस के लिए चाहिए भी सिर्फ 1 लाख, तो है CRR। सबसे पहले CRR को यूज करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बोनस शेयर इश्यू करने का काम आ सकता है।
CRR डेबिट करोगे 1 लाख, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख। अगले में बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। एक बात बताओ मुझे, ये तो मैं 2 एंट्री इजिली पास कर दिया। मान लो अगर पार्टली पेड इक्विटी शेयर होता तो क्वेश्चन में, मान लो अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड इक्विटी शेयर होता कि 10 रुपए का है, सिर्फ 7 रुपया पेडअप है और यहाँ 70 होता सिर्फ, तो क्या करते, पहले 30,000 का जो बचा हुआ कैपिटल है ना, 3 रुपया जो अनपेड है ना, उसको मंगाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड करते 30,000, उसके बाद ये एंट्री पास करते। समझ में आया क्या? चलो, थर्ड अपना टॉपिक है राइट शेयर। ठीक, कंपनी एक्ट का ही सेक्शन 62 कहता है, जब भी कोई कंपनी एडिशनल शेयर इश्यू करेगी, जब भी कोई कंपनी एडिशनल शेयर इश्यू करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सबसे पहले ऑफर करेगी। क्यों? ऐसा क्यों प्रोविजन लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट। देखो, वो पहले के शेयर होल्डर है आपके, अगर नए शेयर आप नए लोगों को बांट दोगे तो उनकी वोटिंग राइट ऊपर नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उनको प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ऐसा प्रोविजन बनाया कि सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करोगे, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आप नए शेयर होल्डर को बोनस राइट शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 2-3, वो आप देख लेना, वो मुझे यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो कंपनी एक्ट में आता है। ठीक, अब देखो, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे राइट शेयर अनाउंस हो रहा है, उससे पहले जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है ना, उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो उससे पहले 150 का शेयर चल रहा था, तो ये क्या हो गया? कम राइट प्राइस। मान लो एक्साइज प्राइस, यानी कि जब राइट शेयर इश्यू हुआ तो किस प्राइस पे ऑफर किया गया है, उसको बोलते हैं एक्साइज प्राइस। मान लेते ये कंपनी ने दिया 100 रुपीज, ठीक, और उसके बाद राइट शेयर इश्यू होने के बाद जो कंपनी का शेयर होता है उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। एक तो हमें ये निकालना सीखना है कि एक्स राइट प्राइस कैसे निकलता है। इट इज द वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये एक वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है, कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस का। वैसे भी राइट शेयर जनरली डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, और डिस्काउंट पे इश्यू होने के बाद जब हमारा जो एक्साइज प्राइस होता है वो जनरली राइट शेयर का डिस्काउंट पे होता है। जो भी शेयर प्राइस चल रहा है ना, अभी करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उससे सस्ते में ही हम नए शेयर ऑफर करते हैं नए शेयर होल्डर को। मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो जो इसका वेटेड एवरेज प्राइस आएगा ना, वो हमेशा ये कम राइट प्राइस से कम आएगा। यानी कि मार्केट में जब भी राइट शेयर इश्यू होता है डिस्काउंट पे, तो शेयर थोड़ा सा गिरता है। ठीक है, शेयर की वैल्यू थोड़ी सी गिरती है। ये कैसे निकालोगे कम राइट एक्स राइट प्राइस? तो कम राइट प्राइस ले लोगे, पहले क्या था इनटू पहले कितने शेयर थे, नया प्राइस क्या है जिस पे बांट रहे हैं उस पे कितना शेयर मिलेगा एडिशनल, इसको एम कर लो। ठीक है, और नए शेयर प्लस पुराने शेयर। ठीक है, तो वेटेड एवरेज आ गया। ये टोटल वैल्यू और ये टोटल शेयर। एग्जांपल देता हूँ, मान लो मिस्टर ए है, या मिस्टर ए का एग्जांपल ना दो, मान लो एक कंपनी है 4 शेयर, चलो एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ उसी पे। अ कंपनी ऑफ अ न्यू शेयर ऑफ ₹100, ये क्या है? फेस वैल्यू एट दिस मच प्रीमियम, यानी कि कितने में ऑफर प्राइस क्या है, एक्साइज प्राइस 125 टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 फॉर एवरी 4, यानी कि 1:4। 4 जिसके पास शेयर होगा ना उसको एक एडिशनल शेयर बाई करने का राइट है। किस प्राइस पे? तो ये है एक्साइज प्राइस 125। ठीक है, द कम राइट प्राइस इन द मार्केट इज 150, यानी कि मार्केट में मान लो यहाँ पे राइट शेयर इश्यू हो रहा है, उससे पहले जो प्राइस है ना वो 150 है। ठीक, और इश्यू कैसे हो रहा है 1:4 यानी कि पहले से किसी के पास 4 शेयर है ना, तो उसको एक शेयर एडिशनल बाई करने का अधिकार है। ठीक, और जो एक्साइज प्राइस है वो कितना है 125।
ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या बोला मैंने, राइट इश्यू होने के बाद जो प्राइस बच जाता है ना उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। ये बताइए। चलो, मैंने क्या सिखाया था, पहले कितने शेयर थे इंटू कर दो पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे शेयर की वैल्यू से। 150 के मान लो 4 शेयर थे ना, तो एक और मिल रहा है शेयर कितने का, 125 का। डिवाइड कर दो, पहले 4 थे और एक और शेयर हो गया 5, तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। ये कितना आएगा, मान लो 145 आया। कितना आ रहा है, 145। ठीक, यानी कि 150 रुपए का शेयर है, अब हो जाएगा 145 में। अच्छा, कई बार पूछता है वैल्यू ऑफ राइट बताइए। एक बात बताना, 150 का शेयर आपको कितने में मिला, 150 का शेयर आपको मिल रहा है 125 में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 25 रुपया। पता है ये जो 25 रुपया प्रॉफिट हुआ है ना आपको, ये जो 25 रुपया प्रॉफिट हुआ है ना आपको, ये 5 शेयर पे बटनी चाहिए। 4 शेयर आपके पास ऑलरेडी थे और एक और एडिशनल शेयर आपने लिया, तब ये 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो पर शेयर 5 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, कम राइट प्राइस में से एक्स राइट प्राइस घटा के, यानी कि ये रहा कम राइट प्राइस हमारे केस में क्या है 150, एक्स राइट प्राइस कितना है 145, और जो वैल्यू ऑफ राइट आया वो कितना आया 50 रुपीज। ठीक है, सिंपल सा है। वेटेड एवरेज निकाल दोगे, पहले कितना प्राइस था, कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए, एडिशनल क्या प्राइस पे हमें एडिशनल कितना शेयर मिला, और दोनों नंबर ऑफ शेयर से जोड़ के तो आ जाएगा एक्स राइट प्राइस। ठीक, चलो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, बोनस शेयर की एंट्री हो गई, एंड राइट शेयर की एंट्री हो गई। अच्छे से आपको पढ़ना है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड हो, प्रेफरेंस भी रिडीम्ड हो रहा है, और उसके बाद बोनस भी इशू हुआ हो, साथ ही में कई बार हद से ज़्यादा क्या होगा बोलेगा, उसके बाद भी बैलेंस शीट को अपडेट करके बताइए। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से अगले रिवीजन लेक्चर में। फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आपके मन में कमेंट करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।